हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कितने थे? थोड़े से। इन फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कैसे सभी लोगों के दिमाग में ये वाला आइडिया डाला कि हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, हम सब एक हैं। तो बेटा ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में, नेशनलिज्म की फीलिंग एराइज करने के लिए इंडिया के रिवॉल्यूशनरीज ने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस करी थी, फ्लैग और सिंबल्स करे थे, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया था बेटा। जो भारत माता की आइडल्स थी वो बनाई थी, पोर्ट्रेट्स बनाए थे, फोक टेल्स उन्होंने जो कलेक्ट करी थी। वैसे ही फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने कैसे लोगों के दिमाग में ये आइडिया डाला कि हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है, हम सबकी पहचान एक है। ये क्वेश्चन था। और तुम देख रहे हो कम से कम नहीं तो 11 पॉइंट्स हैं, 11। पढ़ना सबको ध्यान से है, सबको ध्यान से पढ़ना है। याद सारे नहीं करने हैं, याद करोगे तो मैक्सिमम 8 कर लो, 7 कर लो, बस बहुत है। 5 मार्क्स से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ना सारे। तो अब हम देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे करी। फर्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन। तो उन्होंने बेटा, जैसे हमारे यहाँ बोला ना भारत माता और हम सब उनकी संतान, ऐसे ही वहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ला पैट्री का। इसका मतलब हो गया द फादरलैंड। ये जो कंट्री है, ये जो जमीन है, ये हमारी फादरलैंड है। और लास्ट दिन का मतलब हम इसके सिटीजन्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्हें दिया कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए। सेकेंड, this focused the idea of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देके, ला सितियन और ला पितरी का बेटा कॉन्सेप्ट देके ये बताया कि हम सबके इक्वल राइट्स हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। This focused the idea of a united community enjoying equal rights and under one constitution। तीसरा, लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए, क्योंकि देखो बेटा कोई भी नई चीज होती है तो सब लोग एक साथ नहीं करते हैं, लिमिटेड लोग करते हैं, फिर वो अपना आइडिया, अपने थॉट्स दूसरे को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी। थर्ड पॉइंट, न्यू फ्रेंच फ्लैग, इन्होंने भी एक झंडा निकाला और वो कैसा था? ट्राई कलर was chosen to replace the earlier royal standard। रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब किंग्स फ्लैग। जो पुराना राजा का झंडा हुआ करता था, रॉयल स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसकी जगह दे इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लैग, a tricolor flag for collective identity। A new French flag, comma, the tricolor was chosen to replace the earlier royal standard। तो रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब वो किंग का फ्लैग हटाया। द एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल का मतलब था जो राजा के मिनिस्टर्स अपॉइंट होते थे, उन्हें बोलते थे द एस्टेट जनरल्स। The Estates General was elected by the body of active citizens। और चेंज करा गया, क्या चेंज किया? ये चेंज करा गया कि कभी भी किसी भी हालत में बेटा जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो बेटा पार्लियामेंट में अपॉइंटमेंट्स होंगे,
वो कोई एक पर्सन अपॉइंट नहीं करेगा, इलेक्शन होगा। और ये इसमें कौन इलेक्ट करेगा? वो जो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हैं वो अपॉइंट करेंगे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल कौन? वो ग्रुप ऑफ ऑफिसर। और आगे क्या है? और बेटा वो स्टेट जनरल का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने बोला इट वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और जो पूरा देश चलाएगी वो पूरा का पूरा नेशनल असेंबली होगी। आज भी हम अपनी पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं, हर देश में नेशनल असेंबली का मतलब पार्लियामेंट होता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स एक एक करके समझ रहे हो। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज उन लोगों को समझा रहे थे, उन लोगों को बता रहे थे ऐसा होगा ऐसा होगा, और इसीलिए हम सब की आइडेंटिटी एक है। तो रिवॉल्यूशन करो, मोनार्क्स को हटाओ। कब? 1789 में। तो बेटा इसको फिर से देख लो। स्टेट्स जनरल वॉर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, उनको इलेक्ट करेंगे, कोई राजा अपॉइंट नहीं करेगा। इट वॉज रीनेम्ड, और स्टेट जनरल का नाम चेंज करके द नेशनल असेंबली रखा। रॉयल स्टैंडर्ड की जगह फ्रेंच फ्लैग आ गई। फिफ्थ पॉइंट, इन द नेम ऑफ द नेम। बेटा इन द नेम ऑफ द नेम नहीं है, इन द नेम ऑफ द नेशन। और बेटा देश के नाम पर न्यू हाइम्स, हाइम्स मतलब न्यू प्रेयर सॉन्ग्स वर कंपोज, न्यू ओथ्स वर टेकन, ओथ्स का मतलब प्रोमिसेस, एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड। मार्टियर्स का मतलब बेटा शहीद, जिनकी डेथ हो गई देश के लिए, उनको याद किया गया। तो अब ये लोग देश के लिए नए हाइम्स लिख रहे थे, नए प्रेयर सॉन्ग्स लिख रहे थे बेटा, नई प्रोमिसेस लिए जा रहे थे, शपथ ली जा रही थी, और शहीदों को याद किया जा रहा था। ठीक है, आगे सिक्स्थ नंबर पे, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। और पूरे देश को एडमिनिस्टर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्लेस हुआ। A centralized administrative system was put in place. तो राजा नहीं चलाएगा देश तो कौन चलाएगा? तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज धीरे धीरे कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ नेशनलिज्म इंडिया में भी हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे ये सब चीजें हो रही थी, वैसे वहां पर हो रही। तो बहुत सारी चीजें हुई है, 11 है, तुम्हें तो 8 याद करने हैं, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। बेटा ये सेंट्रलाइज सिस्टम क्या करेगा? This centralized administrative system formulated, formulated मतलब made uniform laws for all citizens. पूरे देश के नागरिकों के लिए एक लॉ होगा, यूनिफॉर्म लॉ। ऐसा नहीं राजा के लिए अलग है, पीजेंट्री के लिए अलग कहानी है, नो नो नो। तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन फॉर्मुलेट करेगा? बेटा इन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाएगा, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिफॉर्म सेम लॉज बनाएगा फॉर ऑल द सिटीजन्स। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। और बेटा जो देश के अंदर ही अंदर वो राजा लोग कस्टम ड्यूटीज लेते थे, ड्यूज लेते थे, ड्यूज मतलब अमाउंट, पैसा। कस्टम ड्यूटी का मतलब बॉर्डर क्रॉस करके एक किंगडम से दूसरे किंगडम में गए तो आपको बेटा टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज हम खत्म कर देंगे, वर एबॉलिश्ड। A uniform system of weights and measures was adopted. और पूरे देश में एक ही सेम वेट्स और मेजर्स, नहीं तो बहुत परेशानी होती थी, अलग अलग किंगडम में अलग अलग वेट्स, अलग अलग मेजरमेंट का यूनिट। ठीक है बेटा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको डिस्करेज करके एक भाषा होनी चाहिए।
जैसे इंडिया में हुआ था, सिर्फ वंदे मातरम। इतनी हमारे यहाँ भी इतनी सारी भाषाएं थी, पर जब बेटा देश के लिए वो बना तो सिर्फ एक ही भाषा को हमने प्रमोट किया, वंदे मातरम। तो रीजनल डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस वर डिस्करेज। और लास्ट है बेटा, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और देश की एक भाषा कर दी, दैट वाज फ्रेंच। और फ्रेंच भी कैसी, क्योंकि हिंदी भी अगर हम अपने इंडिया में बोलते हैं तो अलग अलग हिंदी बोली जाती है, बिहारियों की अलग, अवध की अलग, इसकी अलग। तो कौन सी हिंदी को हम मानते हैं हिंदी, नॉर्थ इंडिया में जो बोली जाती है। तो बेटा इसी तरीके से ही इन्होंने भी फ्रेंच एज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, उसे इन्होंने बोल दिया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो ये थे बेटा 11 पॉइंट्स। और इस 11 पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, दैट यू कैन आस्क मी कि मैम अब इसका क्या मतलब हुआ। मैं इसको री रीड करूंगी, आप इसको क्लियर कर लीजिए, और बेटा फिर हम आगे बढ़े। व्योमिका, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि बार बार तुम डिस्कनेक्ट हो रही हो। आई विल शेयर द रिकॉर्ड। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Network issue. I don't know हाँ why. network से हो रहा है, हाँ। सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। आरोही क्या बोल रही Excuse me, है? ma'am. एक मिनट हर्लिन, आरोही आस्किंग समथिंग, बेटा अभी सुनती हूँ। मैम, हाँ जो आपने नोट्स भेजे थे मैम, उसमें 11 पॉइंट्स नहीं है, 5 पॉइंट्स है सिर्फ इस पे। आगे की नहीं है, अभी देखो। हाँ जी, आप बताओ। हर्लिन, आप भी सेम सेम कह रहे हो बेटा? Yes, ma'am. यही बोलने वाली थी. अभी मैं दे रही हूँ, इसको भेज रही हूँ, शेयर करूँगी सर। और ना मैंने तुम्हें एक बार नोट्स भेजे हुए हैं बेटा। यस मैम, कितने एक बार तो भेजे हैं आपने। मैंने कितने भेजे हुए हैं वो मुझे नहीं पता। मैम उसमें मैम 8th क्वेश्चन तक ही है मैम। अरे ये तो 8 क्वेश्चन कहाँ है, और भी। मैम 8 का भी आंसर नहीं है। आई वांट टू से इज कि ये वाला जो तुम्हारे पास पहुंचा है उसमें एक क्वेश्चन आया कहाँ से?